हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 7 नवंबर है। तो आज जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम के एनालिसिस देखने वाले हैं, जो आज को हुआ वो शिफ्ट 1 का एनालिसिस है, ठीक ना। कंप्लीट एनालिसिस है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक ना। और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए, ठीक ना दोस्तों। आइए देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, ये रहा कि विंध्य पठार भारत के किस क्षेत्र में आता है। तो आप लोगों को दोस्तों बताना है कि विंध्य पठार भारत किस क्षेत्र में आता है, और जिनका हो गया है वो अपना मतलब मिला ले कि हाँ कितना सही, बाकी तो उसी में पता चल जाता है। बाकी जो आने वाले स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आगे है वो ज़रूर से ज़रूर इसे देखें, ठीक ना दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आइए देखिए, विंध्य पठार भारत के मध्य पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला, जिसका विस्तार गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार तक है, ठीक ना। यह पर्वतमाला उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के बीच में एक विभाजक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक ना। मुख्य विस्तार देखिए, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में है, जहाँ नर्मदा नदी के उत्तर में फैली हुई है, ठीक ना। अन्य राज्य, इसका विस्तार पश्चिम गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश और पूर्व में बिहार तक फैला है, ठीक ना दोस्तों। और देखिए भौगोलिक स्थिति क्या है, यह अरावली पर्वत के दक्षिण और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्रकृति क्या है, यह खंडित पर्वत श्रृंखला जो अपने समतल शीर्ष वाली पठार जैसी संरचनाओं के लिए जानी जाती है। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, यह ऐसा प्रश्न पूछा गया आज के पेपर में कि ब्रिटिश द्वारा मराठाओं को हराने के बाद उनके साथ क्या किया। देखिए, ब्रिटिश ने जब मराठाओं को हराने के बाद मराठा संघ को भंग कर दिया, ठीक ना। पेशवा पद को समाप्त कर दिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक ना, को कानपुर भिठूर पेंशन पर भेज दिया, ठीक ना। मराठाओं के प्रभुत्व वाले क्षेत्र को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को सर्वोच्चता स्थापित हुई और मराठा शक्ति का अंत हो गया, ठीक ना। देखिए इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं कि मराठाओं को हारने के बाद अंग्रेजों ने द्वारा की गई कार्यवाही कौन कौन सी थी। एक बार थोड़ा पॉइंट ऑफ द व्यू देख लेते हैं कि मराठा संघ का विघटन हुआ, यानी अंग्रेजों ने मराठा संघ को भंग कर दिया, जिससे मराठाओं की राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। पेशवा पद को क्या कर दिया गया, पेशवा पद का अंत कर दिया गया, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों ने पराजित कर पद से हटा दिया और पेशवा पद को समाप्त कर दिया। तीसरा क्या है कि अंतिम पेशवा को पेंशन, यानी बाजीराव द्वितीय को पेंशन में बाजीराव द्वितीय को कानपुर के भेटूर में पेंशन पर रहने के लिए भेज दिया। और क्या किया कि क्षेत्रों का विलय, पेशवा के प्रभुत्व वाले प्रमुख क्षेत्रों को ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मिला लिया गया, जैसा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक ना। शिवाजी के वंशज को सतारा का सिंहासन पर बिठाया गया, और लेकिन वे अब ब्रिटिश के अधीन थे, ठीक। और देखिए दोस्तों, अन्य मराठाओं सरदारों के साथ जो संधियाँ थी, अंग्रेजों ने अन्य मराठाओं सरदारों जैसे संधियाँ को लेकर साथ में अलग अलग संधियों को और उन्हें नियंत्रित किया, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो गई, ठीक है। क्षतिपूर्ति के मराठाओं को अंग्रेजों को भारी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। अब क्या अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से आया कि मध्य प्रदेश के नर्मदा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मुख्य रूप से निमाड़ी, कौन सी, निमाड़ी और मालवी भाषाएं बोली जाती हैं। ये क्षेत्र निमाड़ और मालवा के भाग हैं जो नर्मदा नदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक ना। निमाड़ी क्या है, यह निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख बोली है जो मध्य प्रदेश के पश्चिम छोर पर स्थित है। मालवी, और देखिए ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, जो खरगोन और मंदसौर जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यह रहा, 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों वो कौन सी, किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें क्या है, एक साल में जो है क्या है, एक साल में 6,000 दिया जाता है, ठीक ना। एक साल में 6,000 रुपये, जो 2,000 रुपये की किस्त में आता है वैसा, ठीक ना। 4 महीने में दिया जाता है, 4 महीने में एक किस्त, 4 × 12 3 बार दिया जाता है, 2,000 करके, ठीक ना।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यह रहा, तानसेन के समारोह कहाँ मनाया जाता है। देखिए तानसेन का जो समारोह है, ये तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर माह में, कहाँ पर, दिसंबर माह में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, कहाँ पर, ये प्रश्न बताना है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहद गांव में मनाया जाता है। यह एक 4 दिन का संगीतमय काल्पनिक नाटक है। दुनिया भर में से लगातार और संगीत प्रेमी यहाँ पर महान भारतीय संगीत उस्ताद तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक ना। यह समारोह मध्य प्रदेश के सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा तानसेन के मकबरे के पास आयोजित किया जाता है। ठीक, इस समारोह में पूरे भारत से कलाकारों को गायन वाद्य प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी लैगून है और बंगाल की खाड़ी से एक संकरी की पट्टी द्वारा अलग होती है। ठीक है, मेन इसका आंसर क्या होगा, उड़ीसा राज्य में। ठीक ना। और देखिए स्थान फिर से देख लिया, उड़ीसा के पुरी में है। ठीक ना, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। ठीक ना। विशेषता क्या है, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़े खारी पानी की झील है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और कई संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। ये दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये है क्या, ये जो है ये है झील, कौन, चिल्का झील है, ये चिल्का झील। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई जो मात्रक है वो जूल है। ठीक ना। यह भौतिक विज्ञान जेम्स प्रेस्कार्ड जूल के सम्मान में रखा गया। ठीक ना, ये चीज़ आप मेरे याद रखा गया और इसे ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को मीटर स्थापित करने पर होती है। ठीक ना। जूल देखिए, यह ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली है। पर जब एक न्यूटन बल 1 न्यूटन के बराबर दूरी तक किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे 1 जूल ऊर्जा स्थानांतरित करनी होती है। एक चीज़ और देखिए, आप ऊर्जा का बीमा भी देख लीजिए, कभी बीमा भी पूछ ले तो आप उसका उत्तर दे सके। तो इसकी बीमा क्या होती है, अगर बीमा निकालने की बात करें तो क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर, बल गुणे विस्थापन, न्यूटन इंटू मीटर होता है। यानी ये किसका बल का है, ये है एल यानी लंबाई है, तो इसकी क्या हो जाएगी, mL/10⁻⁻² होती है और इंटू इसकी क्या होती है, मीटर, एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा mL²T⁻²। ठीक ना, ये किसकी बीमा है, जूल की। ठीक, और आगे आई दोस्तों, देखा निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। ठीक ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी, विंध्य पर्वत जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। ठीक, ये पश्चिम मध्य भारत में स्थित एक जटिल और असंतत पर्वतमाला है जो गंगा मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है यह ऐतिहासिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में विभाजक का माना जाता है। यह श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश से गुजरते हुए वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी तक फैली है। ठीक ना। अन्य पर्वत श्रृंखलाएं देखिए, एक सतपुड़ा पर्वत, यह भी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जो विंध्य के समांतर और दक्षिण में स्थित है। इसे विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नर्मदा नदी घाटी से जोड़ा जाता है। ठीक ना। हिमालय, थोड़ा इस और पर्वत के बारे में देख लें तो ये हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा में तिब्बती पठार और भारत के बीच में एक विभाजन रेखा का काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा कि पहले औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को पेश की गई थी और तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसे संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक ना। इस नीति ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित भारत में औद्योगिक विकास की नींव रखी। और क्या ये कब हुई, आप लोग जानते हैं, 6 अप्रैल 1948 को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। और किसने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तत्कालीन उद्योग मंत्री। ठीक ना। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि स्वतंत्रता के बाद देश के औद्योगिक विकास की नींव रखना था और सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल स्थापित करना। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ये
कि निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल है। तो शायद वहाँ पर ऑप्शन में अरावली पर्वत था, तो वही आंसर सही था, ठीक ना। तो अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक माना जाता है। यह दिल्ली के पास से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जो ताज़ा पानी उपलब्ध कराता है, ठीक ना। रेगिस्तान के विरुद्ध एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है और जैव विविधता को से समृद्ध, लेकिन खनन और शहरीकरण के कारण इसे खतरा भी है, ठीक ना। इसकी सबसे ऊंचाई चोटी जो गुरु शिखर है तो 1722 किलो है मीटर, 1722 मीटर, ठीक ना, जो राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने में, एशियाई खेल 2023 भारत ने भाग लिया कब, यानी कब और कहाँ। तो भारत ने 655 एथलीटों के साथ 30 सितंबर, ठीक, 30 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में, कहाँ, आप ध्यान रखिएगा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में एशियन गेम 2023 में हिस्सा लिया। प्रत्येक 4 साल में होने वाले यह टूर्नामेंट 2022 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था, ठीक। लास्ट एंड और देखिए, मध्य प्रदेश में जून से सितंबर के बीच में कम मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं, यानी कम मेले। देखिए, तो मध्य प्रदेश के जून सितंबर के बीच में कम मेले इसलिए लगते हैं क्योंकि यह मानसून का मौसम होता है और इस दौरान किसान कृषि कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अधिकांश मेले मार्च, अप्रैल और मई आयोजित होते हैं, जब किसान के पास समय होता है, ठीक ना। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में भारी बारिश के कारण मेले कम लगते हैं। और देखिए थोड़ा सा कृषि और किसान, बारिश के मौसम में किसान धान और अन्य फसलों लगाने में व्यस्त होते हैं, इसलिए वे मेले को भाग लेने में के लिए समय नहीं निकाल पाते, इसलिए मेले कम लगते, ठीक ना। और बारिश का मौसम होता है और मानसून के कारण यात्रा करना मुश्किल हो जाता है और आयोजन स्थलों पर भी अव्यवस्था फैलती है, एक ये कारण है। और कई बड़े धार्मिक मेले कार्तिक पूर्णिमा या नवंबर दिसंबर जैसे अन्य समयों पर आयोजित होते हैं, जैसे कि सोनपुर मेला। कुछ स्थानीय मेले भी अन्य समय पर आयोजित होते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों जीके जीएस कितने क्वेश्चन थे, ठीक ना दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, ठीक ना। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना दोस्तों। तो अगली शिफ्ट अभी डाल दिया जाएगा, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।